अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.8 नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, बॉन्ड की नेचर, बॉन्ड की नोयत और उनकी खसूसियात आपको पता है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ चुके हैं। पहले नंबर पे हमने आयनिक बॉन्ड्स पढ़े, फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े और फिर लास्ट पे मेटालिक बॉन्ड्स पढ़े। उनमें से जो बॉन्ड पढ़े हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड होता है आयनिक कंपाउंड्स में, कोवेलेंट बॉन्ड होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, तो हमने आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, उनकी खसूसियात को पढ़ना है। ठीक है, उनकी नेचर को, उनकी खसूसियात को इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। पहले तो हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आपकी किताब पे ये पैराग्राफ की सूरत में दिया गया है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। आपने एग्जाम में इसी तरह इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को लिख देना है। ये आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स में हम जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, सबसे पहले याद रखें कि आयनिक कंपाउंड में एक फोर्स होती है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो आयंस के दरमियान जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस के दरमियान। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस। इन्होंने बनाए होते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस कैसे बनता है, क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है? तो देखें स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटिस बेसिकली हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को, और थ्री डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है वो किसकी है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दूसरे नंबर पे आयंस, तीसरे नंबर पे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कहा? विद इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो देखें, आपने याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चार्ज की वजह से जनरेट होती हैं। तो देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आयनिक कंपाउंड बना देते हैं क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस में एटम्स ने, आयंस ने और मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को थ्री डायमेंशनली अरेंज किया होता है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। रिजिडिटी कहते हैं सख्तपन को। चूंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स को तस्वर किया जाता है रिजिड, हार्ड। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, इसमें लचक नहीं होती, ये बड़े सख्त कंपाउंड्स होते हैं। क्यों सख्त होते हैं? क्योंकि इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट। चूंकि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं तो सॉलिड्स का हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब भी सॉलिड वाली प्रॉपर्टी आप जो है वो पढ़ेंगे तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा जाता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखा, हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब स्टेबल क्यों होते हैं? स्टेबल इस वजह से होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉन डायरेक्शनल। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि अगर आप कहो ना कि आयनिक कंपाउंड्स की कौन सी डायरेक्शन है, ये किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयंस भी हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं आमतौर पे इनकी शेप स्फेरिकल होती है, गोल होती है। और अगर आप एक बॉल ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास ना क्रिकेट बॉल है,
वो बॉल को पकड़ के देख लें, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे फर्ज कर लें कि जो पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन है वो बॉल्स की फॉर्म में है, तो इनका कोई एंड नहीं है, किनारा नहीं है। जब किनारा नहीं है तो हम इनकी कोई डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगा सकते, और हम कहेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। फिफ्थ वन जो प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है टूटने को, टूट जाना। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, इनके ऊपर जब हम लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से बैरूनी फोर्स, बैरूनी दबाव जब लगाते हैं ना, तो क्या होता है, बैरूनी दबाव लगने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आयनिक कंपाउंड्स जो मौजूद हैं वो लेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है। ये आपके पास 4 लेयर्स हैं। अब क्या करता हूं मैं, यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं ये ऊपर वाली 2 लेयर्स पे, तो ये 2 लेयर्स स्लिप कर जाएंगी, ऊपर से गुजर जाएंगी, आगे को चली जाएंगे। इसी तरह आयनिक कंपाउंड से अपने आप को जो है वो अरेंज किया होता है लेयर्स की सूरत में। जब फोर्स लगती है तो फोर्स लगने पे ये लेयर्स खिसक जाती हैं, अपनी असली पोजीशन छोड़ देती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं, ये टूट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। अब आपने याद रखना है कि सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें से करंट पास नहीं कर सकता। जब तक आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है उसमें से करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड पिघल जाता है, मोल्टन स्टेट में आ जाता है, तो मोल्टन स्टेट पे आने पे क्या होता है कि इसमें फ्री आयंस आते हैं। फ्री आयंस आने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन पॉसिबल होती है। तो आपने याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यानी कि जब आप आयनिक कंपाउंड को पिघलाते हो, पिघलाने पे आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। याद रखें स्टूडेंट्स, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर क्या करता है, वाटर आयनिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करता है, ठीक है। वाटर के पास जो है इतनी एनर्जी होती है, ठीक है, कि वो क्या करता है, आयनिक कंपाउंड में मौजूद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करता है। वाटर का ना एक वैल्यू होती है हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर क्या करता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक कर देता है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयनिक कंपाउंड में ब्रेक होती है तो आयनिक कंपाउंड वाटर में हो जाते हैं सॉल्युबल। मिसाल के तौर पे यहां पे हम बात करते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की और साथ में वाटर की। ये देखिए, ये सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर है। अब क्या होगा, सोडियम क्लोराइड में ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को वाटर ब्रेक कर देगा। क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि इसकी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये सोडियम क्लोराइड में मौजूद बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जब ये बॉन्ड को ब्रेक करता है तो क्या होता है कि सोडियम आयंस जो हैं उनके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अब चूंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होता है, इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये इसको सराउंड कर लेता है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, O के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह यहाँ पे ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है O, ये H और ये भी क्या है H, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलर आपने याद रखना है कि ये सोडियम ये तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह ये आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह एक और वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल हो गए हैं। कैसे वाटर में सॉल्युबल हो गए हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मौजूद जो सोडियम आयन है उसको सराउंड कर लिया वाटर मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द आ गए हैं। जब उसके इर्द गिर्द आए हैं
तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह क्लोराइड आयन जो है इसके गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है H के साथ O और फिर यहाँ पे आ गया H, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। जो क्लोराइड आयन है ये बॉन्ड बना रहा है वाटर के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ। तो देखें आप यहां से ये देख रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल है। आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान से बॉन्ड टूटा, ये आयंस की फॉर्म में चेंज हुए। जब ये आयंस की फॉर्म में चेंज हुए, इनको सराउंड कर लिया वाटर मॉलिक्यूल्स ने और इस तरह से आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस की। हाइड्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रेशन देखो आपने आयन की हाइड्रेशन करवानी है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम आयन है, इसके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल को लाना है और जो क्लोराइड आयन है इसके गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल को लाना है। जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन वाटर में डिजॉल्व होंगे तो इससे बनेंगे आयंस और उन आयंस को कहेंगे हाइड्रेटेड आयंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, सोडियम आयन के गिर्द आमतौर पे 6 वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। अब सोडियम आयन के गिर्द 6 वाटर मॉलिक्यूल आने का मकसद है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एक आप केमिस्ट्री में टर्म पढ़ते हो, टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सोडियम का वो होता है 6। तो आमतौर पे सोडियम के गिर्द जो आयंस आते हैं वो 6 आते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके गिर्द कितने नेगेटिवली चार्ज आयंस आते हैं वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसी तरह क्लोराइड आयंस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके गिर्द कितने पॉजिटिवली चार्ज आयंस आएंगे वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ आयंस सराउंडिंग एन अपोजिटली चार्ज आयन, यानी कि ये अपोजिटली चार्ज आयन है, इसके गिर्द कितने आयंस आते हैं उनकी तादाद को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखें सोडियम है, सोडियम के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आपने क्या अटैच कर दिया, ये अटैच कर दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अटैच कर दिया हाइड्रोजन। इसी तरह ये आपके पास जो है ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। इसी तरह आपके पास ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। इसी तरह ये आपके पास चौथा वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। ये आपके पास पांचवा वाटर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो देखें ये सोडियम आयन को 6 वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया है और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये चूंकि करीब है, ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हर ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम के गिर्द जो है वाटर मॉलिक्यूल आ गए हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल आए हैं। तो यहां से भी शो होता है कि सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपोजिटली चार्ज आयन की तादाद जो सराउंड करती है किसी आयन को उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह क्लोराइड आयन है, उसके गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। अब उसके गिर्द जो वाटर मॉलिक्यूल आते हैं उनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके गिर्द जो आएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन आएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन आ गया, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। इसी तरह ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। इसी तरह ये ऑक्सीजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन आ गया और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। ये ऑक्सीजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन आ गया और ये भी हाइड्रोजन आ गया। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो देखें ये एक नेगेटिव चार्ज के करीब कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, हर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो चार्ज आएगा उसे कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे हाइड्रोजन आयंस के ऊपर या हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज जो है ये हाइड्रोजन आयंस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उनके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक हो गया। तो देखें सोडियम आयन के गिर्द 6 वाटर मॉलिक्यूल आ गए और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सोडियम आयन के ऊपर, इसलिए
इसके साथ बॉन्ड बनाया नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ने, और क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ बॉन्ड बनाया पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस ने। ठीक है, तो ये आपके पास बना हाइड्रेटेड सोडियम। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम आयन, इसे बोल सकते हैं आप हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोडियम आयन जो है ये पानी में डिजोल्व हुआ है। पानी में डिजोल्व कैसे हुआ है? देखिए, पानी वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड कर लिया, इसलिए आप बोल रहे हैं हाइड्रेटेड सोडियम आयन। और ये आपके पास बना है हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन, इसे हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन बोल रहे हैं क्योंकि क्लोराइड आयंस को सराउंड कर लिया वाटर मॉलिक्यूल्स ने। लास्ट पे स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की जिसका हम जिक्र करेंगे वो है रिएक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। याद रखें कि एक्वस सॉल्यूशन में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस आते हैं। अब होता ये है कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप आयनिक कंपाउंड को लेते हो या आयनिक कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में लेते हो, या आयनिक कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में लेने का मतलब आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व कर दो, उनका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, जिस तरह हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड है, एक सोडियम क्लोराइड है और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट है, इन दोनों को वाटर में डिसॉल्व किया तो इनका बन गया एक्वस सॉल्यूशन। जब इनका बनता है एक्वस सॉल्यूशन तो फिर क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल NaCl AgNO3, इनको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अपने अपने आयंस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, NaCl में बॉन्ड टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। AgNO3 में बॉन्ड ब्रेक होगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब होगा ये कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयन है और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन है, पहला जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है उसका नेगेटिवली चार्ज आयन, दूसरा जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है उसका पॉजिटिवली चार्ज आयन मिलेंगे, मिलने के बाद बना देंगे AgCl। ठीक है, ये एक इनसॉल्युबल साल्ट है, और जो आपके पास इनसॉल्युबल साल्ट होगा ये इसके आपको मिलेंगे प्रेसिपिटेट्स, और इनके प्रेसिपिटेट्स का कलर होगा व्हाइट। ठीक है, क्योंकि ये पानी में हल नहीं ना होगा तो इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट्स आपको मिल जाएंगे, ये इनसॉल्युबल है। लेकिन जो सोडियम आयंस हैं और नाइट्रेट आयंस हैं ये एज सच ही रहेंगे, ये आपस में रिएक्ट करके NaNO3 नहीं बनाएंगे क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल आयंस हैं। ठीक है, ये इसी तरह अपने आप को स्टेबल कर लेंगे और ये एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयंस और नाइट्रेट आयन की सूरत में ही रहेंगे। ठीक है, जो आपके पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उनको आप अलहदा कर लेते हो, और जो सॉल्यूशन आपके पास बचता है उसमें दो आयंस बचते हैं, एक सोडियम आयंस और दूसरा नाइट्रेट आयंस। तो स्टूडेंट्स, इस सारे टॉपिक में आप लोगों ने कंसेप्चुअल बातें सीखी हैं, और वो क्या सीखी हैं? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक का सेकंड हाफ पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।